हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए। बढ़िया चल रही हुई आपकी तैयारी, है ना? तो भाई एक और न्यूज आपके लिए। आईपीपीएस क्लरिकल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं अभी। तो किसी का भी एग्जाम हो तो एडमिट कार्ड निकलवा लेना अपने। 5 तारीख तक 5 अक्टूबर तक एडमिट कार्ड निकलेंगे, उसके बाद में क्लोज हो जाएंगे और एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब एडमिट कार्ड आ गया तो एग्जाम भी शुरू हो जाएंगी। और रेलवे ग्रुप डी का आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है, वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है, कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। उसके भी आपके पास मेल आ जाएगी। वैसे लिंक डाल दिया गया है, नेट पे चेक कर लेना आप, साइट पे जाके आरआरबी की। और उसके बाद में आपके पास मेल चेक कर लेना, टेक्स्ट मैसेज चेक कर लेना, वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको? लगभग अभी मेरे पास इतनी है। बाकी जैसे भी कोई हुई तो मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बना दूंगा। रेडियो एक्टिविटी की क्लासें उम्मीद करता हूं अच्छी लग रही होगी, ठीक है। चलिए आज अपने इस चैप्टर को खत्म ही करते हैं ना। रोज रोज का क्या करना, बिल्कुल छोटा सा है। कोई इसमें 1 या 2 प्रश्न उठने वाले हैं इस स्लाइड से। तो पहले इस स्लाइड का क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ बताने वाला ही है, 2-4 बातें हैं और वो ऑलरेडी आपको पता है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। करते हैं शुरू। अनुप्रयोग यानी कि रेडियो एक्टिविटी में जो किरणें होती है उनका क्या क्या अनुप्रयोग होता है। तो इसका जो पहला उपयोग है भूतापीय ऊर्जा स्रोत का पता लगाने में। भूतापीय भूतापीय का मतलब क्या? भूमि के अंदर तापीय ऊर्जा। भूमि के अंदर तापीय ऊर्जा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मुझे क्या पता इस जमीन के नीचे पेट्रोल है, डीजल है या कुछ और चीजें हैं, गैस के भंडार हैं या कोयले के भंडार है, मुझे तो नहीं पता ना। अब खोद कर मैं निकाल नहीं सकता। अब मुझे मान लीजिए किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि यहाँ पे ना कोयला है और मैं इसको खोद के बैठ जाऊं, तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन चीजों का पता कैसे लगाया जाता है? तो इनको अल्फा बीटा गामा किरणों के द्वारा ही, इनके परीक्षण से इनका पता लगाया जाता है। तो सीधी सी बात है, भूतापीय ऊर्जा स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? जिस स्रोत का मतलब होता है जहां से अपनी कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है। जहां से अपने संसाधनों को प्राप्त करते हैं वो हमारे क्या होते हैं जी? स्रोत होते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। दूसरा, रेडियो देखो ट्रेसर तकनीक होती है एक। कौन सी तकनीक? ट्रेसर तकनीक। ये किस पर आधारित होती है? रेडियो आइसोटोप आधारित है। रेडियो आइसोटोप या रेडियो समस्थानिक पर ये आधारित होती है। कौन सी? ट्रेसर तकनीक। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है। पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका कि ट्रेसर तकनीक किस पर आधारित होती है? तो आप बोल दोगे ट्रेसर तकनीक रेडियो आइसोटोप पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? रेडियो आइसोटोप पर आधारित होती है। उसके बाद में अब ट्रेसर तकनीक का क्या पूछ ले? अनुप्रयोग पूछ ले या उपयोग पूछ ले। तो इसका क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है जल व वायु प्रदूषण का पता लगाने में। कौन से? जल व वायु प्रदूषण का अध्ययन करने में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में, उनका अध्ययन करने में, उनका पता लगाने में ट्रेसर तकनीक का उपयोग किया जाता है। जो कि किस पर आधारित है? ट्रेसर तकनीक ये आपकी रेडियो आइसोटोप पर आधारित होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगली लाइन है जल के अलवणीकरण। अलवणीकरण क्या होता है? देखो आपको पता है कि जल में किसकी मात्रा होती है? जल में लवणों की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? लवणों की मात्रा। सर ये हमें थोड़ा सा क्लियर कर दो। कर देते हैं अभी। आपको पता है कि नमक बनाने के लिए राजस्थान में अलग अलग जगहें हैं, जैसे सांबर झील है, ठीक है, और भी जो खारी झीलें होती है, खारी झीलों से नमक बनाया जाता है। तो मतलब झीलों में क्या होता है? झीलों में सर जल होता है। अब नॉर्मल हमारे घर में हम जल से नमक बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो पीने वाला जल है वो तो मीठा होता है ना। तो उसमें अब वो खारा क्यों होता है दूसरा जल, झीलों वाला? क्योंकि उसमें क्या होता है? लवण। लवण यानी कि नमक भी एक प्रकार का लवण हो गया। तो लवणों की मात्रा समझ आया? अब समझ में जल खारा क्यों होता है झीलों में? तो वो लवण होते हैं, ठीक है। तो अब जल में लवण होते हैं, ये बात क्लियर। तो जल का अलवणीकरण यानी कि जल से लवणों को हटाने में, लवणों को हटाने में देखिए आप इसका डेली उपयोग अपने घर पे देखते हो कैसे। और लवणों को हटाना यानी कि कह सकते हो शुद्धिकरण, यानी जल को शुद्ध करना। आप अपने घर पे आरओ वाटर लगाते हो, ठीक है। वैसे मैं स्पेशल किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे तो दिमाग में एक आरओ का है भाई, हाँ आरओ कोई प्यूरिफायरिंग होता है। तो अलग अलग अपने कंपनियों के नाम देखते हैं, कैंट का देखते हैं, आरओ का देखते हैं, और भी बहुत सी कंपनियां आती हैं। तो मैं किसी कंपनी को स्पेशल टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो जल अपने पीते हैं
अपने जो जल पीते हैं वो जल शुद्ध होता है, बिल्कुल प्योरीफाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर यूवी रेंस होती हैं, कुछ अल्फा गामा, इनमें से कोई भी किरणें हो सकती हैं, जिनसे क्या होता है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी कि जल के लवणों को हटा दिया जाता है, जल को साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे इसका बड़ी मात्रा में अगर देखा जाए तो हमारे राजस्थान में एक जगह है, कहां पे? सतलाना, जोधपुर, हमारे राजस्थान में है। वैसे तो मैं राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूं, इसलिए मैं हमारा राजस्थान बोल रहा हूं भाई। ठीक है, वैसे राजस्थान में एक जगह है जिला जोधपुर, वहां की एक जगह है सतलाना, वहां पर इसका जो जल का शुद्धिकरण है या जल का अलवणीकरण है वो किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। प्राचीन नदियों के मार्ग का पता लगाने में, यानी कि पुराने टाइप में जैसे अपनी नदियां देखते हैं, प्राचीन नदियां जो अब विलुप्ति के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, या जो पहले बहुत बड़ी बड़ी नदियां थी अब छोटी उनको कर दी गई या हो गई या प्राकृतिक तरीके से, कृत्रिम तरीके से, किसी भी वजह से। ठीक है, तो उनका मार्ग अपने पता कैसे लगाएंगे? उनका भी यूवी रेंज से या सॉरी अल्फा बीटा गामा किरणों के द्वारा ही पता लगाया जाता है। अभी आपको एक चीज बताता हूं, मैंने एक बार अपने हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो अगर वो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको भाई प्रणाम करूंगा। राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी हिस्ट्री करवाते हैं भाई। तो उन्होंने एक है ना, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी एक बात है कि पानी कभी अपना रास्ता नहीं बदलता, पानी कभी अपना रास्ता नहीं बदलता, आप पानी के रास्ते में आते हो। जो बाढ़ वगैरह आती है, मकान वगैरह गिरते हैं, ठीक है, आप देखते हो कि अभी बहुत सा हुआ था सिस्टम, तो आप पानी के रास्ते में आते हो, पानी अपना रास्ता नहीं बदलता। ठीक है, बहुत सी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होगे। तो सीधी सी बात है, अब प्राचीन जैसे सरस्वती नदी है, जिसे राजस्थान में घग्गर नदी बोलते हैं, उसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी है। लेकिन उसका पहले जैसे किताबों में उसको पाकिस्तान तक लेके जाया गया है, लेकिन जब उसमें पानी भराव होता है तो वो पाकिस्तान तक चली जाती है, लेकिन जब वो खाली होती है तो लोग वहां पे खेती भी करते हैं। ठीक है, तो प्राचीन नदियों के मार्ग का पता लगाने में, मार्ग का मतलब जहां से नदियां गुजरेंगी, ठीक है, तो ये पता भी आप इन किरणों के द्वारा लगा सकते हो। भू जल स्रोतों की पहचान करने में, लो जी, जैसे हमने भूतापीय ऊर्जा की पहचान की, ऊर्जा स्रोत की पहचान की थी, वैसे ही भू जल स्रोतों के। अब आप देखते हो कि खेतों में अपने कुआं वगैरह जो बनवाते हैं, धरती का पानी, भू का मतलब भूमि हो गया, और भू जल यानी कि भूमि का जल का पता लगाने में कि कहां पर जल है भूमि के अंदर। वैसे तो भूमि के अंदर सभी जगह होता है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी जल जो होता है वो कहां पे है, इसका पता लगाने के लिए हम इन किरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बात भी आपके काम की हो गई। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं गामा स्कैनर को औद्योगिक उपकरणों के परीक्षण में। देखो, गामा किरणों का एक स्कैनर होता है, उसके द्वारा औद्योगिक उपकरण, जो उद्योग में प्रयुक्त उपकरण होते हैं, उनके परीक्षण में, उनकी जांच में, कि जैसे उद्योगों के लिए उपकरण तैयार कर लिए जाते हैं, उसके बाद इनका जब परीक्षण, उनकी जांच करनी होती है, तब गामा स्कैनर का उपयोग किया जाता है। चलिए जी, तेल व गैस लाइन पाइप, तेल व जैसे तेल पाइप होती है, गैस लाइन पाइपें होती हैं। जब आप राजस्थान के उद्योग पढ़ोगे ना, तब आपको, जब अपने राजस्थान के या भारत के उद्योग चैप्टर जियोग्राफी में लगते हैं, वो पढ़ोगे तब आपको ये चीजें बेस्ट समझाइए। तो रिसाव का मतलब होता है, यानी कि अगर तेल पाइप होती है, उनके अंदर कोई रिसाव हो जाए, या गैस लाइन पाइप के अंदर कोई रिसाव हो जाए, तो उसका पता लगाने के लिए, अब देखो, तेल लाइन पाइप होती है, वो भी नीचे बिछी होती है, गैस लाइन भी वो धरती के नीचे बिछाई जाती है, तो उनके रिसाव हमें कैसा पता चलेगा? तो हम इन किरणों के द्वारा पता लगा सकते हैं। गामा किरणों के द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है भी। सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके जैसे पानी के अंदर भी सूक्ष्म जीव होते हैं, या और भी बहुत सी चीजों के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक होते हैं, उनको गामा किरणों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपके लिए आपने एक रोग सुना होगा, कौन सा? टीबी। पूरा नाम होता है इसका ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, राजक्षमा, काक, ये सारे नाम मैंने आपको बताए थे किसमें, मानव रोग वाले चैप्टर में, इसको मैं डिटेल से करवा चुका हूं। तो टीबी की जांच में, टीबी रोग की जांच में एक किट उपयोग होती है, उसका नाम होता है सीरो डायग्नोसिस किट। ये नाम याद रख लेना भाई, सीरो डायग्नोसिस किट, सीरो डायग्नोसिस किट, सीरो डायग्नोसिस किट किसके उपयोग में? टीबी की जांच में। P32, यहां पर P का मतलब है प्यारे बच्चों फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस 32। इसका जो उपयोग होता है वो कैंसर ट्यूमर का पता लगाने के लिए। देखो, कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी होती है भाई,
इसके बारे में वैसे मैं अब चर्चा कर चुका हूं मानव रोग बारे में। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, कैंसर का डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का रोग कारक ऑन्कोजिन, ठीक है, ओंको तो सीधी सी बात है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी हो गया। तो कैंसर ट्यूमर, अब कैंसर में क्या होता है आपको पता है कि ट्यूमर बनते हैं, अबुर्द बनते हैं, ट्यूमर को हिंदी में अबुर्द बोलते हैं जी, ठीक है। तो अबुर्द बनते हैं, उनका पता लगाने के लिए फास्फोरस बत्ती का उपयोग किया जाता है। अब कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 27 नंबर पे आता है, और इसको परमाणु जो तो इसका समस्थानिक होता है, ये कैंसर का इलाज करता है। ये कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इसकी किरणें गिराई जाती हैं, इससे किरणें जो सब्जी होती है वो किरणें गिराई जाती हैं और ट्यूमर को खत्म करने के लिए प्रयास करती हैं, ठीक है। आयोडीन 131, ये देखो आपके लिए ये दो बातें जल्दी याद हो जाएंगी आपको। कैसे? आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो बातें आई है, एक तो आई आपके दिमाग में नमक, और दूसरा आपके दिमाग में आई है थायराइड। गले की ग्रंथि होती है, गले में पाई जाती है, कौन से हार्मोन का संरक्षण करती है बताइए भाई? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का ये स्रावन करती है। तो थायराइड ग्रंथि में अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो ये ग्रंथि फूल जाती है, इस ग्रंथि की अगर जांच करनी है तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड की जांच में, थायराइड ग्रंथि की जांच में, ठीक है जी, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है Fe, Fe को भी आप अच्छे से जानते हो, क्या बोलते हैं इसे? आयरन बोलते हैं सर। आयरन बोले तो क्या होता है? आयरन हमारे शरीर में पाया जाता है ना। आयरन क्या काम करता है सर? खून बनाता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों, खून बनाता है। क्या बनाता है? खून बनाता है ना, रक्त बनाता है, रक्त के निर्माण में। तो सीधी सी बात है, रक्त में क्या होती है? सेल्स, है ना। अब देखो आयरन किस में पाया जाता है? आयरन पाया जाता है Hb में, यानी कि हीमोग्लोबिन की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है सर? आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर बनाती हैं हमारा रक्त। तो सीधी सी बात है, रक्त बनाने में कहीं ना कहीं आयरन का योगदान है सर, बिल्कुल योगदान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक हमारे शरीर में रोग होता है रक्त की कमी से, रक्त की अगर हमारे शरीर में कमी होती है ना, तो एक रोग होता है प्यारे बच्चों, कौन सा? एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। इस एनीमिया रोग की जांच करने में और इस एनीमिया रोग का अध्ययन करने में F59 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेडियोथेरेपी कैंसर के इलाज में, रेडियोथेरेपी कैंसर के इलाज में। तो अपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ रही है, सारे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। यहां से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक ये बनता है ट्रेसर तकनीक वाला, एक ये शुद्धिकरण वाला, और यहां से ऑप्शन देके वो पूछ ले तो पूछ ले, और एक आपके लिए टीबी की जांच वाला, एक ये 4 बातें, 5 बातें, कुल मिला के 8-10 क्वेश्चन आपकी स्लाइड से बनते हैं। और ये तो वैसे मैं करवा चुका हूं, फिर भी मैंने रफली आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस क्लास को अपने करते हैं यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, और फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना भी मेरे से। फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, करवाया करो। टारगेट अगर आप 2-3 का लेके चलते हो ना हर स्टूडेंट। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं, मैं जब वीडियो के अपने एनालिसिस देखता हूं ना, तो पुराने तो वीडियो देख ही नहीं रहे, जो पुराने सब्सक्राइब है ना वो तो वीडियो देख ही नहीं रहे, और जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ऐसा हो रहा है, यकीन नहीं होगा आपको, वास्तव में ऐसा हो रहा है। सब्सक्राइब जिन्होंने किया वो 2 या 3 ही बंदे वीडियो देख रहे हैं, बाकी जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब कि 40% जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं, और 60% वीडियो वो देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलती रहे। जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भी वीडियो आ चुकी है। अब तो दिन में 2-2, 3-3 वीडियो आ रही है, फिर भी आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं ना, तो आप भी सपोर्ट किया करो। और इसके बाद में अपने जो वैकेंसीज आ रही हैं, लगातार साइंस आपकी कंप्लीट हो रही है, जैसे जैसे एग्जाम होता है तो उसके मैं क्वेश्चन आंसर की भी आपके वीडियो डाल रहा, साथ के साथ डाल देता हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें ऐसे है भी जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ क्वेश्चन आंसर की, और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें डाल देता हूं, तो आप उस क्वेश्चन आंसर की देख लिया करो। उसमें भी लगभग 15 से 16 वीडियो हो चुकी हैं,
जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर वन लाइनर करवाए हुए हैं पूरी साइंस में से कहीं से भी उठा के, और टॉपिक वाइज अपना चल ही रहा है। तो अगला टॉपिक रहेगा अपना मोनेरा जगत। कौन सा रहेगा जी? मोनेरा जगत अपना टॉपिक रहेगा। उसके बाद में जैसे भी अगली कोई क्लासेस होती हैं वो आपके साथ जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।